सो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो पहले अपन ने एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्कस किया था पोल्यूशन को, और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। सो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन क्योंकि बात कर रहे हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी की, और इसके अंदर अपन इन्वायरमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट से जुड़ी बहुत सी समस्याएं आज के टाइम में हम फेस करते हैं। पॉल्यूशन जिसका एक पार्ट है, और पॉल्यूशन में भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सब चीजें अपने देख ली हैं। अब एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि अपन फेस करते हैं, विच इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, अब देखो, यूज एक्सेसिव करना या फिर उसको एक्सप्लॉइट करना, एक तरीके से ये एक ही है। ठीक है, हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, ये अगर हम बिल्कुल ज्यादा यूज करेंगे या फिर उससे एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे। और ये सिर्फ हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, हमारी अपकमिंग जनरेशन जो होगी उनकी लाइफ पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में अपन देखते हैं। सो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Second aspect of environmental problem relates to excessive exploitation of natural resources or degradation of resources. Natural resources refers to forest, minerals, soils, etc. अब natural रिसोर्सेज जिनकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, सॉइल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, ऑलराइट, सो नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल कैपिटल। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम नेचुरल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमें बहुत सी चीजों में मदद करते हैं, प्रोडक्शन में हमें मदद करते हैं, हमें हमारी लाइफ को सस्टेन बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, और मतलब हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे एनहांस करते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये बहुत सी चीजों में मदद करती हैं, इसलिए इनको अपन नेचुरल कैपिटल नाम से भी जानते हैं। सो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मे बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए मैन नीड्स नेचुरल कैपिटल। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा कंट्री अचीव कर पाएगा? जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि प्रोडक्शन के लिए जो जिस इनपुट की हमें जरूरत पड़ती है, वो हमें नेचर से ही मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बिना नेचर के इनपुट को हम ऐड करे हुए किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। वी नो दिस वेरी वेल। ओके, so in order to achieve economic growth, man needs natural capital along with the physical capital. So physical capital के साथ साथ में natural capital हमें involve करना ही पड़ता है definitely. As a result of increase in production, there is depreciation of both physical capital as well as natural capital. तो जितना ज्यादा हम production करेंगे, उतना ज्यादा दोनों ही चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी, है ना। हमारा physical capital भी कम होगा, साथ में हमारा natural capital भी कहीं कहीं पे कम होगा। तो अगर प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें करना ये है कि हमें इसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है। राइट, फिजिकल कैपिटल को भी और नेचुरल कैपिटल को भी। ऑफन वी मेक प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल। हम फिजिकल कैपिटल का तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बट द डेप्रिसिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज ऑफन इग्नोर्ड और पुअरली एड्रेस्ड। तो देखो, फिजिकल कैपिटल का तो हम किसी ना किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट उसका ले आते हैं, मशीन्स का यूज करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये नेचुरल कैपिटल है ना, ये क्या हो रहा है कि इसका हम एक्सेसिव यूज जो कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, एग्जॉस्ट होता जा रहा है, और इसका किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिलने पाया है। ओके, तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। Now, industrialization is, अब deforestation के बारे में बात करें, so industrialization is a boon as it offers a variety of things to consume, right? Enhancing the quality of life. अब industrialization जो इतना बेहतर हुआ है, ये लोगों की लाइफ पे इतना इसका इम्पैक्ट है, लोगों की लाइफ इनहांस हो गई है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज्यादा इनहांस हुई है, बट इट इज बेन विच कॉजेज इट डिफॉरेस्टेशन। देखो, बून मतलब होता है अ पॉजिटिव पार्ट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉजिटिव पार्ट किसके ऊपर देखने को मिल रहा है हमें? कंज्यूमर्स के ऊपर, ठीक है, हम लोगों के ऊपर। लेकिन इसका बेन यानी कि जो इसका नेगेटिव पार्ट है, वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राइट, दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब ये किस तरीके से होता है, देखो। So trees are felled to meet the growing demand for wood and other forest products by the industries. अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई होती है, क्योंकि लकड़ी की डिमांड होती है ना, और फॉरेस्ट से जुड़े जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन लोग उनकी डिमांड करते हैं। तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? फॉरेस्ट पे पड़ता है। हम पेड़ों की यहाँ पे कटाई ज्यादा करते हैं।
Industrialization leads to urbanization and urbanization induces deforestation. देखो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ज्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा. अब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो लोगों के रहने की जगह चाहिए होगी, लोगों के जो भी वहां पे लोग रहेंगे उनके बच्चों के लिए स्कूल्स की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, पार्क्स की जरूरत पड़ेगी. मतलब पूरा का पूरा उसको ऐसे जगह में कन्वर्ट करना होगा जहां पे इंसान अच्छे से रह सके. तो अब उसके उसको करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें पेड़ों की कटाई करने की जरूरत पड़ेगी ताकि उस जमीन को हम लोगों के रहने लायक बनाएं. ठीक है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन बढ़ता है और अर्बनाइजेशन से डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है. ओके, मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप. तो ज्यादा से ज्यादा टाउन क्रिएट करने के चक्कर में क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई करते हैं. जो फॉरेस्ट है उनको पूरी तरीके से वैनिश करते हैं, खत्म करते हैं. Okay, now industrialization apart, requirement of wood by the household used as fuel also leads to deforestation. अब देखो households जो होते हैं, जो डोमेस्टिक यूज भी उनको वुड्स की जरूरत पड़ती है एज अ फ्यूल, तो उसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है. इन इंडिया एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन साइज हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सप्लोसिव डिमांड फॉर फायरवुड. अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है. अब जब इतने ज्यादा लोग फ्यूल की डिमांड करेंगे, उनको फायरवुड की जरूरत होगी, तो सोचो कि कितने पेड़ों की कटाई होगी. करेक्ट. कॉन्सिक्वेंटली ट्री फॉलिंग हैज हैपेंड एट द रैपिड पेस. तो जिसकी वजह से जो ये पेड़ों की कटाई है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी है. Multi-purpose river projects like Bhakra Dam or Damodar Valley projects are another factor contributing to deforestation. अब ये जो projects हैं, multi-purpose projects हैं, इनकी वजह से भी deforestation बहुत ज्यादा होता है. नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. तो देखो पहला तो अपन ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर ली, अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की. डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मतलब जो जमीन है उसकी क्वालिटी पूरी तरीके से खत्म होना. ठीक है, मतलब डिग्रेड होना, खराब होना. सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मींस लॉस ऑफ फर्टिलिटी. अब उसकी क्वालिटी खराब कब होगी? जब वो जो सॉइल है, वो जो लैंड है, उसकी फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी. एक होता है उपजाऊ लैंड, है ना. जो उपजाऊ लैंड होता है वहां पे आप बहुत अच्छे से कल्टीवेट करते हो, वहां पे सभी चीजें जो भी कल्टीवेशन होता है वो बिल्कुल हरा भरा होता है, मतलब वो जमीन बहुत अच्छी होती है. और एक ऐसी जमीन होती है जो कि बैरन होती है, ठीक है, बंजर जमीन होती है, वो किसी भी काम की नहीं होती है. ठीक है, वहां पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो दैट लैंड इज ऑफ नो यूज. ओके, तो जब इस जमीन की फर्टिलिटी कम होती जाएगी डे बाय डे, तो ये जो जमीन है ये बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है. करेक्ट. सो जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड जो होता है, इससे होता क्या है कि फर्टिलिटी जो है वो खत्म होती है और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. और जब फर्टिलिटी कम होगी तो प्रोडक्शन भी अपने आप में कम हो जाएगा ऑफ लैंड, विच अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. अभी किस किस वजह से होता है? सो सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ और फ्लड्स. अब देखो सॉइल इरोजन क्या होता है. तो सपोज करो कि ये जमीन है, ठीक है, इसके ऊपर ये सॉइल है. अब बहुत तेज हवा आई या फिर बहुत तेज पानी का बहाव आया, तो जब ये ऊपर वाली जो ये सॉइल है ये वैनिश हो जाती है, सिर्फ जमीन रह जाती है, तो ये इसी प्रोसेस को अपन सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं. जब ये जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना सॉइल की, ये बिल्कुल हट जाती है, तो इसको अपन सॉइल इरोजन कहते हैं. अब ये हेवी विंड्स की वजह से हट सकती है या फिर फ्लड की वजह से हट सकती है. ओके, when we talk of soil erosion, we are referring to loss of upper layer of the soil. जब अपन soil erosion की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस लैंड के ऊपर जो upper layer है वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है, वो पूरी तरीके से हट रही है. Also called top soil, okay, which contains major nutrients. अब भाई इस मिट्टी का हटना खराब कैसे हो सकता है? तो खराब इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो मिट्टी यहाँ पे प्रेजेंट थी ना उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, जिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये जो जमीन है वो फर्टाइल हो रखी थी. अब वो जमीन पे से वो न्यूट्रिएंट्स ही जब हट गए तो फिर वो फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई. राइट. सो विच कंटेन मेजर न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, अब इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहां पे पेड़ पौधे उग पा रहे थे, लेकिन सॉइल इरोजन की वजह से अब वो न्यूट्रिएंट्स वहां से वैनिश हो गए, तो अब वहां पे पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज alkalinity एंड salinity ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय वाटर लॉगिंग. अब देखो वाटर लॉगिंग की वजह से जो ये alkalinity और salinity जो होती है सॉइल की, मतलब उसकी फर्टिलिटी, एक तरीके से यही समझ लो कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, उसकी जो क्वालिटी होती है सॉइल की वो पूरी तरीके से खराब हो जाना. ओके,
एक्सेसिव वाटर लॉक्ड ऑन द टॉप सॉइल। अब ये कैसे होता है, देखो, तो जो टॉप सॉइल है, जब वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे उस सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो जब एक्सेसिव वाटर लॉग हो जाता है, वहां पे रुक जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, इट टेंड्स टू सक अप द न्यूट्रिएंट्स। तो वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट सक अप कर लेता है, वो जो पानी है वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स अपने में ले लेता है ना, एंड रिड्यूस इज फर्टिलिटी, और उस जगह की जो फर्टिलिटी है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ऑलराइट, so in India, nearly 50% of the total landed area is exposed to the degradation of one type or the other. तो यहाँ पे देखो, हमारे इंडिया के अंदर जितना भी टोटल लैंड है उसका 50% तो डिग्रेड हो चुका है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है किसी ना किसी तरीके से। अब इस खराब हुई जमीन को हम, मतलब ये हमारे यूज में तो आ नहीं सकती, तो जो जमीन हमारे पास में ऑलरेडी है उसको किस तरीके से कंजर्व करना है, अब हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो सम अर्जेंट स्टेप्स रिलेटिंग टू द सॉइल कंजर्वेशन इज नीड ऑफ द आवर। मतलब अब हमें वो जो जमीन बाकी है उसको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, वो जो लैंड है उसको डिग्रेड होने से किस तरीके से बचा सकते हैं, अब हमें उस पे फोकस करना है। ओके, तो मुझे लगता है ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम फेस करते हैं। ओके, सो द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट वाज फर्स्ट पोल्यूशन, जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया है, एंड द सेकंड वाज दिस, व्हिच इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब मुझे लगता है ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।